अब अपन सेकंड नंबर पर स्टार्ट करेंगे, फॉरेन कंपनी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि सर प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज की बात कर रहा हूं या क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज की बात कर रहा हूं। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी, स्मॉल कंपनी। ठीक है सर। या फिर सर ये अपन ने पढ़ा है होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी या फिर एसोसिएट कंपनी। ठीक है सर। या फिर फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, फॉरेन कंपनी हो गई, गवर्नमेंट कंपनी हो गई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, या फिर डोरमेंट कंपनी हो गई। ठीक है, तो ये जो अपन क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज कर रहे हैं ना कि सर गारंटी कंपनी, ठीक है, लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। सर इनमें से एक क्वेश्चन तो 100% पक्के पक्के टाइप्स ऑफ कंपनीज में से आएगा ही आएगा। एक, ज्यादा में ज्यादा दो। ठीक है, 100% है, आएगा ही आएगा। ये जो अपन क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज कर रहे हैं इसमें से। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। तो आ जाओ, नेक्स्ट अपन चलते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज में, गवर्नमेंट कंपनी के बाद में फॉरेन कंपनी। तो सर फॉरेन कंपनी क्या होता है, तुम बताओ, तुम्हारी समझ से फॉरेन कंपनी क्या होना चाहिए, फॉरेन कंपनी क्या होनी चाहिए प्रिशा? अंदाजा लगा, भले ही वियर्डेस्ट अंदाजा भी लगाएगी तो भी चलेगा, फॉरेन कंपनी क्या होती है? सर जो आउट ऑफ इंडिया वाले कंपनीज होते हैं। आउट ऑफ इंडिया वाली जो कंपनी होती है सर वो फॉरेन कंपनी होती है। ठीक है, और कोई कुछ इसमें बोलना चाहता, जोड़ना चाहता, कुछ आपकी समझ बताना चाहता है इसमें कि सर आउट ऑफ इंडिया वाली जो कंपनी है वो फॉरेन कंपनी है? देखो, तुम लोग का आंसर एक लेमैन के हिसाब से बिल्कुल सही है। लेमैन मतलब कौन होता है? जो एग्जैक्टली exactly कानून के हिसाब से नहीं, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बात कर रहा है ना, उसको हम लेमैन बोलते हैं। तो तेरा आंसर लेमैन के हिसाब से बिल्कुल सही है सर, जो भारत के बाहर की कंपनी है वो फॉरेन कंपनी है। लेकिन यदि मैं कानून के हिसाब से बात करूं कि फॉरेन कंपनी क्या होती है, एक प्रोफेशनल के हिसाब से बात करूं, बीइंग अ प्रोफेशनल, यू ऑल हैव एंटर्ड अ प्रोफेशनल कोर्स, तो हमको प्रोफेशनलिज्म तो करना ही पड़ेगा। तो प्रोफेशनल डेफिनेशन का ध्यान रखूं मैं, लॉ के हिसाब से फॉरेन कंपनी वो होती है कि सर जो न केवल आउट ऑफ इंडिया बनी हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई हुई है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ है, मतलब इंडिया के बाहर बना हुआ है। ठीक है, प्लस, प्लस जिसका इंडिया से कोई संबंध भी है, जैसे कि वो इंडिया में किसी भी तरीके से बिजनेस कर रही है या उसका इंडिया में किसी भी तरीके से प्रेजेंस है, तो ही वो हमारे पर्पसेस के लिए फॉरेन कंपनी कहलाएगी। भाई ऐसे तो दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों अरबों कंपनीज होंगी, थोड़ी अमेरिका में होंगी, यूएस में, थोड़ी यूके में होगी, थोड़ी यूरोप में होगी, थोड़ी न्यूजीलैंड में होगी, थोड़ी ऑस्ट्रेलिया में होगी, थोड़ी पाकिस्तान में होगी, थोड़ी चाइना में होगी। सर माना ये सारी कंपनीज बाहर बनी हुई हैं, लेकिन सर हमारे लिए ये सारी एज पर कंपनीज एक्ट ये सारी फॉरेन कंपनीज नहीं है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से सर एक तो जो बॉडी कॉर्पोरेट इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ हो, बाहर बना हुआ हो, प्लस उसका इंडिया से कोई लेना देना भी हो, इंडिया में प्रेजेंस हो, या फिर इंडिया में बिजनेस कर रही हो, तो ही तो हम उस पे इंडियन कंपनीज एक्ट अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यस, वो इंडिया में कुछ बिजनेस बाहर बनी हुई होने के साथ में इंडिया में कुछ अपना काम कर रही होगी, तभी तो हम उसको इंडियन कंपनीज एक्ट के दायरे में लाएंगे और उस पे कंपनीज एक्ट की फॉरेन कंपनी की धाराएं एप्लीकेबल कर पाएंगे। नहीं तो यूएस की कोई कंपनी है जो फॉरेन में या यूएस में बनी हुई है, लेकिन वो इंडिया में कुछ कर ही नहीं रही है, तो क्या हम इंडियन कंपनी, जो कंपनीज एक्ट इंडिया का है उसकी धाराएं यूएस की उस कंपनीज पे जबरदस्ती चिपका सकते हैं क्या? जबरदस्ती अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं। वो कहेगी मैं तेरी बात क्यों मानूं भाई, मैं तो यूएस में बनी हुई हूँ, प्लस मैं इंडिया में कुछ काम भी नहीं कर रही हूँ, तो फिर मैं तेरी कंपनी एक्ट की धाराएं क्यों मानूं? इसलिए ये आधा सच हुआ कि सर फॉरेन कंपनी वो कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई हुई है, प्लस
जिसका इंडिया में कुछ लेना देना, ये मैं बहुत जनरल वर्ड बोल रहा हूँ, लेना देना, मतलब जिसकी इंडिया में प्रेजेंस हो या कोई बिजनेस एक्टिविटी हो। क्या अब तुमको बात समझ में आ गई? क्यों हमें तो वही कंपनीज, फॉरेन कंपनीज माननी है जो इंडिया में कुछ एक्टिविटी कर रही हैं, प्रेजेंस है या फिर बिजनेस है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? ओवरव्यू समझ में आ गया? बोलो यस और नो। ओवरव्यू समझ में आ गया सब जन को? ओवरव्यू समझ में आ गया? यस सर, चलिए। तो सर आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं फॉरेन कंपनी को। दक्ष अग्रवाल कहाँ है, आया क्या आज? दक्ष अग्रवाल इज ऑन हॉलीडे। मितुष मोदी, वुड यू प्लीज रीड इट फॉर अस? Yeah, sir. Foreign Company Section 242. It means any company or body corporate incorporated outside India, which has स्टॉप स्टॉप a स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मेरे को भी बोलने का स्कोप देना बेटा, है ना? इस हिसाब से पढ़ना। देख, नहीं तो पता पड़ेगा, धड़ाधड़ पूरा पढ़ गया और बोलने और समझाने का स्कोप खत्म हो गया। तो सर, फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। देखो, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में दोनों चीजें जो इंडिया से बाहर बनी गई है ना, दोनों को इंक्लूड किया है हमने। कैसे? सर, फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इनकॉर्पोरेटेड मतलब जिसको पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो करके, इंडिया में भी तो इनकॉर्पोरेशन के थ्रू ही कंपनी बनती है। आरओसी के पास में आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, फिर वो आपको इनकॉर्पोरेट करते हैं, फिर उस दिन, जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, उस दिन वो कंपनी अलग मान ली जाती है पर्सन, और उसको बनाने वाले पर्सन अलग मान लिए जाते हैं। तो यही तो पूरी प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन होती है। हम पढ़ेंगे अभी कि कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, ये भी आपके चैप्टर में है अभी आगे, स्टेप्स इन फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी। ठीक है? तो सर, इनकॉर्पोरेशन से बनी हुई का मतलब क्या है? सर, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है कि सर, सेपरेट पर्सन, उस देश में किसी भी नाम से बोला जाए, उस देश में, जैसे हमारे यहाँ पर सुनना, क्या कंपनी सेपरेट पर्सन है या नहीं है? सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, यस सर। सर, क्या हमारे यहाँ पर एलएलपी, जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट या सेपरेट पर्सन माना गया है कि नहीं? हाँ सर। जिस दिन एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, उस दिन एलएलपी अलग और उसको बनाने वाले पार्टनर्स अलग। तो ये बॉडी कॉर्पोरेट है, आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी भी कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट है। तो सर समझे? सर, हम दुनिया की सारी कंट्रीज के हिसाब से यहाँ डेफिनेशन नहीं बना सकते, तो हमने एक मोटी मोटी बात लिख ली। सर, कोई भी कंपनी या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि फॉरेन में बना हुआ एलएलपी जैसी कोई चीज, या कंपनी जैसी कोई चीज, या उनके देश में किसी भी नाम से बोलते हो, कंसेप्ट बस इतना सा है कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, कॉर्पोरेट प्रोसेस फॉलो करके बनाया गया हो, वो भी फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया गया है। उस पे भी इंडियन कंपनी, यदि वो इंडिया में काम कर रहा है, तो वो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। ठीक है? फॉरेन में बना हुआ, हाँ, इंडियन एलएलपी पे कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होता है, ध्यान रखना। तो फॉरेन कंपनी क्या? कोई भी कंपनी या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि सेपरेट, आर्टिफिशियल सेपरेट पर्सन, विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। नंबर वन, इतना तो समझ में आ गया। देखो, बातों की गहराई में जाना तब नंबर मिलेंगे। विच, पहला पढ़ भाई। which has a place of business in India, whether by itself or through an agent, physically or through electronic mode. ठीक है सर। सर, ऐसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ है, प्लस विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, जो भारत में किसी न किसी तरीके से कोई एक्टिविटी में, मतलब जिसका धंधा करने का, बिजनेस करने का इंडिया में उसने कोई प्लेस बना रखा है या इंडिया में धंधा करता है, चाहे खुद की फिजिकल प्रेजेंस से, चाहे खुद से, या उसने अपना एक एजेंट अपॉइंट कर दिया। मान लो फॉरेन की एक कंपनी है, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। मान लो फॉरेन की एक कंपनी है, वो इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है या इंडिया में अपनी प्रेजेंस देना चाह रही है, लेकिन खुद नहीं आ रही है। उसने क्या किया? जज शाह को पूछा, देख, मेरे ये प्रोडक्ट्स हैं, मैं इंडिया में बेचना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन अभी इतना बड़ा काम नहीं है कि इंडिया में आके अपना ऑफिस खोलूं। तो क्या तू मेरे ये प्रोडक्ट्स एज एन एजेंट, या तू मेरे ये प्रोडक्ट्स बेचना चाहेगा?
तो इसने कहा, जश शाह ने कहा, हाँ यार प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो मैं आपके प्रोडक्ट्स आपके बिहाफ पे बेच देता हूँ इंडिया में, ठीक है, जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से मेरे को इतना परसेंट कमीशन दे देना। ओके सर, डन। तो सर एक तो होता है कंपनी ने खुद ने अपनी प्रेजेंस इंडिया में रखी है, खुद ने फिजिकली आ गई है। एक होता है वो खुद नहीं आई लेकिन एक एजेंट के थ्रू अपना काम कर रही है। सर दोनों में से कोई भी तरीके से काम कर रही है, यानी कि वो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में आ गई, कवर हो गई। चाहे खुद से आ रही है, चाहे वो एजेंट के थ्रू काम करा रही है, खुद फिजिकली नहीं आ रही है, लेकिन इंडिया में यदि कोई प्रेजेंस दिखा दी उसने अपनी, वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, ठीक है, तो फिर वो फॉरेन कंपनी है, आइदर फिजिकली और थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मोड। फिजिकली आके ऑफिस खोल लिया, चलो फिजिकली ऑफिस नहीं खोला, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली आप इंडिया में कुछ खरीद बेच रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली आप इंडिया में आपने जैसे इंडिया में अमेजन है, जैसे इंडिया में फ्लिपकार्ट है, वैसे एक इंटरनेशनल सबसे पहले चालू हुई थी ईबे। ईबे का नाम सुना है आपने? ईबे.com, तो है ना। ईबे का मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो इंडिया में कोई ऑफिस नहीं है, हाँ वो इलेक्ट्रॉनिकली इंडिया में माल सप्लाई कर रही है, इंडिया से कोई ऑर्डर लगा रहा है कि उसको माल सप्लाई कर रही है, तो भी तो भी ये फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में हो गई कवर। क्यों? क्योंकि सर एक तो बाहर बनी हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, प्लस इट इज हैविंग सम प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो ये फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में कवर होगी। और फॉरेन कंपनी के ऊपर जितने भी हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में जो नियम है, वो सारे के सारे इस पे अप्लाई, इसको फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉनिकली अपनी प्रेजेंस दे दी। पहले कंपनियां बच जाती थी, कहती थी अरे भाई हम तो इंडिया में धंधा, हमारा कोई ऑफिस ही नहीं है, तो हम कैसे कंपनीज एक्ट फॉलो करेंगे? भैया तुम इंडिया में माल बेच रहे हो, तो कंपनीज एक्ट 2013 ने तुमको कवर कर लिया कि सर तुम फिजिकली प्रेजेंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू आपने अपनी प्रेजेंस दी है, आप प्रेजेंट हो ना, तो इसका मतलब है आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है, चाहे खुद से है, चाहे एजेंट से है, चाहे फिजिकली है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड से है, तो सर आप फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में कवर हो रहे हो और हमारे प्रोविजंस लग जाएंगे यहाँ पे। सेकंड, एंड एवर्ड एंड, मोदी साहब, Conducts any business activity in India in any other manner. ठीक है, एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, भारत में बिजनेस एक्टिविटी करती है इन एनी अदर मैनर भी। सर हमने फिजिकली बोल दिया, हमने इलेक्ट्रॉनिक मोड में बोल दिया, कल को कोई नया तरीका आ जावे, चाहे आप फिजिकली भी नहीं आ रहे और इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी नहीं आ रहे हैं, एजेंट के थ्रू भी नहीं आ रहे हैं, वो सब इसमें कवर हो जाएगा। सर एक तो आपकी प्रेजेंस है, और एक आप बिजनेस एक्टिविटी करते हो, कोई भी तरीके से एनी अदर मैनर से भी करते हो, तो भी आप पे फॉरेन कंपनी वाले नियम लागू हो जाएंगे, आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर चार पांच बातें निकल के आई, क्या बात, एक बार लास्ट समराइज करते हैं कि सर फॉरेन कंपनी वो होती है विच इज फॉर्म्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है सर, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में कंपनी भी आता है और बॉडी कॉर्पोरेट भी आता है, विच इज फॉर्म्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लस विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। कैसे कैसे? सर आइदर थ्रू इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, ठीक है, चाहे वो फिजिकली प्रेजेंट हो या फिर इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट हो, तो भी ये पर्पस पूरा हो जाएगा। प्लस प्लेस विच हैज अ प्रेजेंस इन इंडिया, विच हैज प्रेजेंस इन इंडिया, प्लस विच कंडक्ट्स बिजनेस इन इंडिया, प्लस विच कंडक्ट्स बिजनेस इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, ऑल्सो इन एनी अदर मैनर, कोई भी तरीके से। तो सर हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको फॉरेन कंपनी मान के उस पे कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस अप्लाई कर देते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, इट इज वेरी क्लियर नाउ, द डेफिनेशन इज वेरी क्लियर। मितुष मोदी बोल। सर जब अपन एजेंट बोलते हैं तो फिर फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी का ही और ही है, और उन्होंने कोई स्पेसिफिक एजेंट को दिया, उसने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, और फिर ऐसे धीरे धीरे करके इंडिया में वो प्रोडक्ट आया, तो मतलब प्रेजेंस तो है प्रोडक्ट का, लेकिन हमने डेलिबरेटली इंडिया में नहीं बेचा है, तो फिर देखो उसे अपन। ये जो सेकंड पॉइंट है ना,
कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। सब कवर हो गया यहाँ पर या नहीं हुआ, आप बता दो। एजेंट तुम कैसे भी इंडिया तक पहुंच रहे हो, तुम पे लागू कर देंगे। बात समझ में आ गई? या तो आओ मत, आ रहे हो तो फिर अब तुम पे ठप्पा लगेगा फॉरेन कंपनी का। ठीक है? कैसे भी मैं ये इसीलिए तो, जैसे अब अभी तेरा दिमाग चला ना, वैसे लोगों का दिमाग चला होगा। अपन डायरेक्टली एजेंट नहीं, एजेंट को भी बोलेंगे तू एजेंट अपॉइंट कर दे, तो हम तो तेरी गर्दन पकड़ लेंगे इससे इन एनी अदर मैनर से। जो जहां से प्रोसेस स्टार्ट हुआ है ना वहां पकड़ लेंगे। ठीक है? श्रुति खरतड़े बोल बेटा। सर इसमें और जो एमएनसीज होते हैं जो फॉरेन होते हैं और जो इंडिया में आते हैं उनमें डिफरेंस क्या होगा फिर? तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का मतलब क्या होता है? जो मल्टी नेशन में काम एक साथ कर रहे हैं, ऐसा कॉरपोरेशन जो एक साथ मल्टी नेशन में, इंडिया में भी काम कर रहे हैं, चाइना में भी काम कर रहे हैं, यूएस में भी काम कर रहे हैं, एक से ज्यादा नेशन में काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो सर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन यदि बॉडी कॉरपोरेट है ना, यानी कि उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो, देख कॉरपोरेशन है तो 99% वो बॉडी कॉरपोरेट ही होगा। हाँ, यदि वो पार्टनरशिप हुआ, इंडियन 1932 जैसा, जहां पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स आर कंसिडर्ड एज वन एंड द सेम, तो फिर वो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। हमने क्या बोला सर? जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, बाहर बना हुआ है, पहली बात सेपरेट लीगल एंटिटी है, बॉडी कॉर्पोरेट है। दूसरी बात बाहर बना हुआ है। तीसरी बात इंडिया में प्लेस ऑफ प्रेजेंस है या बिजनेस कर रहा है किसी भी तरीके से, तो वो कवर हो जाएगा। तो एमएनसी वही हो गया। मतलब यदि ये चीजें फॉलो हो रही हैं, दो दो चार जो भी बताई, तो वो एमएनसी पे हम फॉरेन कंपनी का ठप्पा लगा के इंडियन कंपनीज एक्ट के फॉरेन कंपनीज के जो भी सेक्शन है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। वो मना नहीं कर सकता, नहीं मैं, मेरे पे थोड़ी ना अप्लाई होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है? ओके सर। ठीक है सर। अब तुम ये मानो फॉर एग्जाम्पल, सर है ना, बाहर से कंपनी कोई इंडिया में आ रही है, तुमको पता है इंडिया में फॉरेन कार मैन्युफैक्चरर्स अपनी कार इंपोर्ट करते हैं। तो सर वो इंडिया में धंधा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बीवाईडी, बीवाईडी नाम सुना है? ठीक है? या फिर फॉरेन की फोर्ड आई, फोर्ड तो इंडिया वापस छोड़ के चली भी गई, तो वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इंडिया में काम करी, तो उस पर फॉरेन कंपनी, जब तक कि वो इंडियन कंपनी नहीं खोल लेती, फोर्ड इंडिया लिमिटेड करके ऐसा कुछ करके, तब तक वो फॉरेन कंपनी के थ्रू ही अपना काम कर रही है इंडिया में। तो क्या उस पर कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई होंगे या नहीं होंगे? सर बिल्कुल होंगे सर, 100% होंगे। ठीक है? तो सिंपल सी डेफिनेशन है। अब देखो एग्जाम में एक तो सिंपली पूछ लेते हैं फॉरेन कंपनी डिफाइन करो, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है कि सर फॉरेन कंपनी को डिफाइन करो। दूसरा पूछ लेते हैं कि सर ये कैसी, मतलब एक टाइप कंपनी की डिटेल्स दे दी और पूछ लिया कि ये कैसी कंपनी है फॉरेन, तो आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है तो ये फॉरेन कंपनी। तीसरा है ना, घुमा के सवाल पूछते हैं। क्या? कि सर माइक लिमिटेड है, माइक लिमिटेड करके एक कंपनी है, इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया प्लस हैविंग अ लाइजनिंग ऑफिस, हैविंग अ लाइजनिंग ऑफिस इन सिंगापुर। तो क्या ये फॉरेन कंपनी है? तो क्या ये फॉरेन कंपनी है? बोल रहे हैं इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई हुई है, लेकिन उसका एक लाइजनिंग ऑफिस होता है ना, कि हाँ सिंगापुर में कोई भी चीज चाहिए तो हमने एक अपना एक ब्रांच ऑफिस या लाइजनिंग ऑफिस वहां पर खोली। तो सर चूंकि इसका एक लाइजनिंग ऑफिस इंडिया से बाहर खुला हुआ है, तो क्या ये फॉरेन कंपनी है? हमको बोलना है नहीं, सबसे पहली शर्त ही यही है कि जो भी कंपनी है वो इंडिया से बाहर बनी हुई है। ये तो इंडियन कंपनी है, क्योंकि ये इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई हुई है, इसलिए ये तो एक इंडियन कंपनी है। सिंपली बाहर एक लाइजनिंग ऑफिस या एक ब्रांच ऑफिस खोल देने से हम आपको फॉरेन कंपनी का तमगा थोड़ी दे देंगे। हमारे लिए तो फॉरेन कंपनी वो है जो इंडिया से बाहर बनी हुई हो प्लस इंडिया में काम कर रही है। इंडिया के अंदर बनी हुई हो और बाहर काम कर रही हो वो फॉरेन कंपनी नहीं है, ध्यान कर ले। बात समझ में आ गई? यस। तो ऐसे घुमा के पूछते हैं, बच्चा कहता है हाँ लाइजनिंग ऑफिस सिंगापुर आउट ऑफ इंडिया है तो ये फॉरेन कंपनी हो गई। अरे कहाँ से बुद्धू, थोड़ा डिटेल में जाओ। ठीक है? बात समझ आ गई कैसे घुमा घुमा के इसमें से सवाल पूछ लेंगे? हाँ सर। तो फॉरेन कंपनी भी हो गया। आइए अब अपन चालू करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी,
सेक्शन 8 कंपनी या कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव, बहुत ही ज्यादा वो हो गया है, इसको एक बार बंद करके वापस खोलते हैं। समझ में आ गया ना भाई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है फॉरेन कंपनी में? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, लेट्स कम टू सेक्शन 8 कंपनी। फॉरेन कंपनी कर लिया, लेट्स कम टू सेक्शन 8 कंपनी। बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में ओपीसी, सेक्शन 8, पीएफ, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इस सेगमेंट में से, टाइप्स ऑफ कंपनी में से एक क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, चलिए। फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव। ऋचा बांगड़ कहाँ चली गई? इधर ही हो सर। ऋचा बांगड़, तुम जिस सोसाइटी में रहते हो उसका नाम क्या है? जिस घर में रहते हो वो घर, जिस सोसाइटी में, उसका नाम क्या है? कृष्ण लीला सोसाइटी। कृष्ण लीला, पूरा बोल। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कृष्ण लीला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है, वेरी गुड, ओके। अब श्रुति खरतड़े के मन में आया एक बार कि मुझे है ना गरीबों की सेवा करनी है, जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, मुझे उनको है ना शाम को पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाना है। ठीक है, और उसका ये काम इतना चल गया कि उसने अपने साथ 20 लोगों को जोड़ दिया। ठीक है, तो उसने फिर ओवर द टाइम सोचा कि मैं अपना एक एनजीओ खोलती हूँ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अच्छे अच्छे काम करेगा। समझ में आता? सुनते हो ना, एनजीओ है, एनजीओ बहुत सारे लोगों की मदद करता है। ठीक है सर, क्या एनजीओ का कभी भी प्रॉफिट मोटिव होता है क्या? क्या एनजीओ का कभी भी प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट कमाना उद्देश्य होता है क्या? प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से एनजीओ खोलते हैं क्या अपन? नहीं सर। ठीक है, तो अब एक बात समझो सर, है ना, बिजनेस एंटिटी, मतलब एंटिटी को दो कारणों से खोला जा सकता है। एक तो होता है बिजनेस पर्पस से। बिजनेस पर्पस किस लिए होता है? टू अर्न प्रॉफिट्स। ठीक है, एक होता है चैरिटेबल पर्पस से एंटिटी खुलती है, चैरिटी करने के लिए। क्या इधर प्रॉफिट मोटिव होता है? क्या इधर प्रॉफिट मोटिव होता है? नहीं सर, इधर प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, चैरिटी करना के उद्देश्य से खोली जाती है। तो सर चैरिटी करनी है तो आप सोसाइटी खोलिए, आप ट्रस्ट खोलिए। ठीक है, जैसे इसने अभी बोला ना कि सर कृष्ण लीला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है, इसमें एक वर्ड सोसाइटी आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। तो क्या ये सोसाइटी प्रॉफिट उद्देश्य से बनाई गई? नहीं ना 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 सर, प्रॉफिट उद्देश्य से नहीं बनाई गई थी। सबको घर आए अच्छे अच्छे, एक तरीके से कोऑपरेशन से। देखो एक वर्ड कोऑपरेटिव है ना, तो अपनी म्यूचुअल कोऑपरेशन से ये सोसाइटी बनाई है, जिसमें सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जो उस फ्लैट के ओनर्स हैं वही सोसाइटी के मेंबर्स हैं, वही उस सोसाइटी को चलाएंगे। क्या अपन जब किसी घर की सोसाइटी को चलाते हैं, क्या उसके पीछे प्रॉफिट मोटिव होता है? जो भी आप चेयरमैन बनते हो उस सोसाइटी के, कि नहीं इधर बिल्डिंग को रिपेयर कराना है तो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट मेरे को कमाना है इसमें, क्या इस उद्देश्य से अपन करते हैं उस सोसाइटी के काम? नहीं सर। तो सर आपको मेनली एनजीओ खोलने हैं ना, तो या तो आप सोसाइटी फॉर्मेट में खोल सकते हो या आप ट्रस्ट फॉर्मेट में खोल सकते हो। सर एक तीसरी चीज और आई है, you if you want to do some charitable work, you can also do it in the form of a section 8 company. You can open up a company in the format of section 8 company, so that company is for charity, charitable objective के साथ में बनी हुई कंपनी है। सर कंपनी तो प्रॉफिट के लिए, हाँ मेनली तो प्रॉफिट के लिए होती है, लेकिन यदि आपने उस कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी जैसे रजिस्टर कराया है तो फिर वो किस लिए बनी है? सर चैरिटी के लिए बनी है, चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए बनी है। जैसे कि लोगों को स्कूलिंग प्रोवाइड करना एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट। ठीक है, जैसे कि जिनको साफ पानी का एक्सेस नहीं है उन तक साफ पानी पहुंचाना, जैसे कि
बहुत है भूखों को खाना खिलाना। तो सर आप सोसाइटी फॉर्म में भी कर सकते हो चैरिटेबल एक्टिविटी, ट्रस्ट फॉर्मेट में भी कर सकते हो, और सेक्शन 8 फॉर्मेट में भी कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई? तो पहली बात तो दिमाग से ये निकाल देना कि कंपनी हमेशा प्रॉफिट मतलब नॉन चैरिटेबल पर्पज से ही खुलती है। नहीं सर, कंपनी सर प्रॉफिट मोटिव के साथ में भी खुलती है और चैरिटेबल मोटिव के साथ में भी खुल सकती है सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, क्या ये बात समझ आई? सर यदि पार्टनरशिप है 1932 वाली, या फिर एलएलपी है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2008 वाली, these cannot be open up with a charitable objective। इनको चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव से नहीं खोला जा सकता है। दे कैन बी प्योरली ओपन ऑफ जस्ट फॉर डूइंग बिजनेस एंड अर्निंग प्रॉफिट। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या कभी भी पार्टनरशिप जो है उसको आप चैरिटेबल चैरिटी के लिए खोल सकते हो कि नहीं हम 5 दोस्त आए, हमने एक पार्टनरशिप खोली, हम चैरिटी करेंगे पार्टनरशिप ना? पॉसिबल नहीं है। चैरिटी करनी है तो या तो ट्रस्ट खोलो या सोसाइटी खोलो या सेक्शन 8 कंपनी खोलो। ठीक है जी। इसी तरीके से एलएलबी सर वो भी बिजनेस करके प्रॉफिट कमाने के लिए बनती। तो जहां भी वर्ड पार्टनरशिप आ रहा है ना, चाहे पार्टनरशिप में चाहे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, दोस कैन बी ओपन अप ओनली फॉर बिजनेस पर्पसेस। क्या ये मोटा मोटा व्यू मिला आपको? बोलो यस और नो। क्या एक मोटा मोटा व्यू मिला? हाँ सर मिला सर। आगे आ जाओ सर। तो अब एक बात बताओ सर, हमने सेक्शन 8 कंपनी खोल तो ली सर, ओके, यानी कि हम हमारा ऑब्जेक्टिव चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव है, हम चैरिटी करने के लिए खोल रहे हैं, ठीक है सर। सर थोड़े दिन तो सब कुछ अच्छा चला जब तक पैसा था, थोड़े दिन तो सब कुछ बहुत अच्छा चला जब तक पैसा था, अंदर लोगों ने कंपनी खोली तब थोड़ा बहुत पैसा आ गया होगा, ठीक है सर। बाद में एक बार पैसा खत्म हुआ तो क्या फिर इस कंपनी की क्या हालत हुई होगी? बिना पैसे के कोई भी एंटिटी चल सकती है क्या? नहीं सर, पैसे की रिक्वायरमेंट तो चलेगी। जिंदगी भर लोग तुमको पैसा देते रहेंगे क्या चैरिटी के लिए? नहीं सर, जिंदगी एक बार दे देगा, 2 बार दे देगा, 10 बार दे देगा, उसके बाद में मांगोगे ना तो वो मुंह फेर लेगा। किसी ये एक जनरल ह्यूमन नेचर है। एक बार मदद कर देगा कोई, 2 बार कर देगा, 5-10 बार कर देगा, हमेशा हमेशा नहीं करेगा। तो फिर सर क्या इस सेक्शन 8 कंपनी के एग्जिस्टेंस पे स्टेक नहीं आ जाएगा? एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लग जाएगा? हाँ सर लग जाएगा ना सर। तो अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं उसको खुले दिमाग से समझना कि सर सेक्शन 8 कंपनी भले ही ऐसी कंपनी है जो चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के साथ में खुली है, बिजनेस पर्पस के साथ में नहीं खुली है, चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के साथ में खुली है, लेकिन सर इसको प्रॉफिट कमाना अलाउ किया गया है अपनी एक्टिविटीज के थ्रू। अदरवाइज बंद हो जाएगी खुद ही, इट विल डाई इट्स ओन डेथ। यदि ये प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो काम कैसे चलेगा इसका? तो सर सेक्शन 8 कंपनी को क्या में भले ही चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव से के साथ बनी हुई है, क्या प्रॉफिट कमाना अलाउड होता है या नहीं होता है? सर प्रॉफिट कमाना अलाउड होता है अपनी एक्टिविटीज से, ये बिल्कुल कमा सकती है। सर थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्यों? एक तरफ तो आप बोल रहे हो बिजनेस नहीं करना है, मतलब बिजनेस एंटिटी नहीं है, प्रॉफिट मोटिव के साथ में नहीं खुली हुई है, चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के साथ में खुली हुई है। दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि सर प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट कमा सकती है। लॉजिक भी साथ में बताया ना कि प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो सूनर और लेटर 2, 5, 7, 10 साल में वाइंड अप होना पड़ेगा इसको। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लिखना मत। लिखना केवल क्या है कि सर हाँ चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के साथ में, लेकिन प्रॉफिट कमा सकती है अपनी एक्टिविटी से। 10 रुपए की चीज खरीदी है तो 11-12 रुपए में बेच सकती है, कोई मनाही नहीं है, कोई मनाही नहीं है। फिर सर नॉर्मल कंपनी और इसमें फिर फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि वो इस प्रॉफिट को अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है, वो इस प्रॉफिट को अपने मेंबर्स में नहीं बांट सकती है। सर फिर हम प्रॉफिट का करेंगे क्या? वो इस प्रॉफिट को केवल अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज ले सकती है। जैसे कि गरीबों की एजुकेशन को और आगे बढ़ाना है ना, तो उस प्रॉफिट को उधर ही काम में लो। आप उसे, जो भी प्रॉफिट आपने कमाया है, अपने मेंबर्स के बीच में नहीं बांट सकते हो। नॉर्मल कंपनी क्या होती है? नॉर्मल कंपनी ने यदि कोई प्रॉफिट कमाया है तो वो क्या शेयर होल्डर्स या मेंबर्स को
डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है उसमें से। डिविडेंड सुना है ना, कि सर हर शेयर पे हम आपको 1 रुपए देते हैं, 2 रुपए देते हैं डिविडेंड के। जैसे आपके पास 1000 शेयर है तो हम आपको 2000 रुपए देंगे। इस साल कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, तो चलो आप में भी थोड़ा सा वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिविडेंड बांटते हैं। सर क्या सेक्शन 8 कंपनी अपने मेंबर्स में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है? नहीं सर। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट ही तो होता है, जो वहां से निकाल के और मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सर प्रॉफिट कमा सकती है सेक्शन 8 कंपनी, लेकिन उसे मेंबर्स में डिविडेंड के जैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है। वो प्रॉफिट को केवल और केवल अपने ऑब्जेक्टिव को के फर्दरेंस में ही यूज ले सकती है। ठीक है सर, क्या इतना समझ में आया सभी जनों को? एंसल फर्नांडीज, फर्नांडीज तो एक खोलेगा तू कभी एनजीओ सेक्शन 8 कंपनी, या नहीं खोलेगा? अरे नहीं सर, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं दरमादे में क्यों लगूं? ठीक है, मैं दरमादे में नहीं लगूंगा। ठीक है, ऋचा बांगड़ बोलो, क्या डाउट हुआ? सर अगर किसी इंसान को कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा वो कंपनी में जाके, तो वो क्यों कोई मेंबर बनेगा? ऐसे मतलब उनको कुछ मिल तो नहीं रहा मेंबर बन के वो कंपनी का, तो क्यों मेंबर बनना है? वो इसलिए बनता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तेरे को सही में मन से गरीबों की मदद करनी है, तू वैसी इंसान है, तू नहीं है, चल दूसरे जने हैं। ठीक है, तूने तो मुंह पे ही नहीं नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, ठीक है, तो तू नहीं है, दूसरा तो कोई होगा। तू लोगों को करते हुए देखती है या नहीं देखती है ऋचा? करते हुए देखती है ना। वो अपना, नहीं, कुछ कुछ जने सेल्फलेस होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 में से 50 लोग होते हैं, मैं कह रहा हूँ 100 में से 1-2 लोग सेल्फलेस होते हैं, तो वो सही में लोगों की मदद करते हैं। अब कई जने वो गायों को चारा ही डलवा देते हैं फॉर एग्जाम्पल, उसमें उनका क्या भला? क्या वो ये भला देख के करते हैं कि नहीं इससे मुझे, गाय मुझे आशीर्वाद देगी तो मुझे रिटर्न्स मिलेंगे तो मेरे बहुत प्रॉफिट होगा? ऐसे थोड़ी ना सोच के करते हैं। उनके लिए एक बहुत नॉर्मल बात है कि यार बेचारी गाय भूखी मर रही है तो उसको, तो कई जने चैरिटी करते हैं, उस चैरिटी को उन्होंने कॉर्पोरेट फॉर्म दे दिया, बस इतनी सी बात है। तो सेक्शन 8 कंपनी नंबर 1। नंबर 2, अब ऋचा जी हैं, ऋचा जी को समाज में अपना वट बढ़ाना है। वट बढ़ाना मतलब समझती है? हाँ, मैं भी कुछ एग्जिस्टेंस में हूँ। तो ऋचा जी से कोई भी पूछे कि आप क्या करते हैं, मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, जैसे ही ये बोला आधे लोग तो ओहो फ्लैट हो जाते हैं कदमों में। तो कई जने इसको एज अ टूल यूज लेते हैं फॉर सम शोइंग सम एग्जिस्टेंस इन द सोसाइटी, तो वो एक सेपरेट रीजन हो गया। बट अब कई जने हैं बेटा, देखो जैसे इन्फोसिस के नारायण मूर्ति हैं, आपने नाम सुना होगा। तो नारायण मूर्ति की जो वाइफ है, वो लोअर तबके के लोगों को एजुकेशन या ऐसे दिलाने में बड़ी मदद करती हैं, तो एनजीओ के थ्रू ही कर रही हैं वो भी। बात समझ में आई? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनजीओ सेक्शन 8 कंपनी है, वो ट्रस्ट या सोसाइटी भी हो सकता है, बट अपने को तो कंपनीज एक्ट पढ़ना है ना, इसलिए अपन सेक्शन 8 कंपनी पढ़ेंगे। ट्रस्ट और सोसाइटी अपने कोर्स में नहीं है। बात समझ आ गई? सर तो लोग बनते हैं, ऐसी कंपनीज के मेंबर्स बनते हैं। और एक फाइनल रीजन, सर इंडिया में हर चीज पॉसिबल है, तो भले ही प्रॉफिट सामने से नहीं ले सकते हो, बैकडोर से तो प्रॉफिट निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? ये वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट रीजन है सेक्शन 8 मतलब एनजीओ खोलने का। कैसे? बैकडोर से कैसे? कि सर हम है ना एक सेमिनार कर रहे हैं जहां पर वुमेन एम्पावरमेंट का, वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत सारे लोगों को बुलाया है, वहां पर बोला टेंट वाले को दिया 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, की तेरे को 1 लाख रुपए का टेंट लगाना है, खाने वाले को दिया 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का खाना अरेंज करना है, ऐसे 10 लाख रुपए का बिल बना दिया। सबसे पहले ही अरेंजमेंट कर लिया। क्या अरेंजमेंट कर लिया? 10% वापस मेरे को दे देना, 20% वापस मेरे को दे देना। बैकडोर से निकाल लिया ना। ये लिखना नहीं है, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। यानी कि सामने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली नहीं हो सकता मेंबर्स के बीच में। खर्चा 10 रुपए का हुआ है, 15 रुपए का बता के 5 रुपए पीछे से निकाल ली। बात समझ रही है? तो ये भी लोग करते हैं। कई जने एनजीओ इसलिए खोलते हैं, डोनेशन मिलते हैं ना एनजीओ को, ठीक है, आप डोनेशन देते हो तो आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है, ठीक है, उतनी इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, तो आप बच गए। पीछे से आपने एनजीओ वाले को बोल दिया, ओ बाबा 20% तू रख लेना, 80% कैश में मेरे को वापस दे देना। बात समझ रहे हो? 10% तू रख लेना, 80% कैश में वापस। तो सर ये बहुत सारे रीजंस हैं क्यों एनजीओ खुलते हैं। कई जनों का सही में जेन्युइन मोटिव होता है, कई का नॉन जेन्युइन मोटिव होता है, हमको उधर नहीं जाने का। ठीक है, नितुष मोदी बोल, क्या हुआ?
मोदी साहब। वापस गलती से हो गया सर, गलती से ऑन अच्छा हो गया। गलती से हो गया, ओके कोई बात नहीं। तो मोटा मोटा समझ में आया, हाँ सर। सेक्शन 8 कंपनी, सर कंपनी विद चैरिटेबल, इसको दोनों नाम से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, कैसे भी आ जाए ये वही सेक्शन 8 ही कंपनी पूछ रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट। नॉट फॉर प्रॉफिट का ये मतलब नहीं है कि प्रॉफिट नहीं कमा सकती सर, कमा सकती है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है। सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करो,